नमस्कार दोस्तों, गौतम आईएएस अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन मध्य प्रदेश की यात्रा की सीरीज में मध्य प्रदेश के उपनाम पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश को किन अन्य उपनामों से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को दो नाम रेवोत्तर और दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है, वहीं प्राचीन भारत में अवंती और चेदी के नाम से जाना जाता है। अब मध्य प्रदेश की उपलब्धियों के कारण मध्य प्रदेश को कई अन्य उपनाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कहा जाने वाले व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना हम पढ़ चुके थे। आज मध्य प्रदेश के उपनाम में सबसे पहले दोस्तों हम एक उपनाम पढ़ेंगे जिसे मध्य प्रदेश का कहा जाता है एक स्टेट, उसे बोला जाता है टाइगर स्टेट, अर्थात मध्य प्रदेश को कहा जाता है बाघ राज्य। अब मध्य प्रदेश को बाघ राज्य पीछे कही जाने की अन्य कहानी है। आपने सुना होगा एक डेट आती है जिसे अपन बोलते हैं 1 जुलाई, उस जुलाई का नाम है 29 जुलाई। 29 जुलाई की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टाइगर डे अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघ रिपोर्ट जारी की जाती है। तो अभी जो हमारे पास बाघ रिपोर्ट आई है वो 2022 और 23 की बाघ रिपोर्ट आई है और इस 2022 और 23 की बाघ रिपोर्ट के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा बाघ पाए गए। जिन बाघों की संख्या कितनी थी? 785 बाघ थे। इन 785 बाघों में यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा जो बाघ मिले हैं वो मिले हैं मुझे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, और एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आता है। तो बाघ रिपोर्ट 29 जुलाई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर माई गई और भारत में देखा जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बाघ मिले और बाघों की संख्या लगभग कितनी थी? 785, और जो कि बाघ सबसे ज्यादा बांधवगढ़ और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिले। इसलिए मध्य प्रदेश को काय का स्टेट कहा जाता है? बाघ राज अर्थात टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। अब टाइगर स्टेट के बाद मध्य प्रदेश का मैं दूसरे नंबर पर बोलता हूं तो आपने सुना होगा मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट, अर्थात मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया राज्य। सोया राज्य का मतलब होता है जिसे अपन सोयाबीन प्रदेश के नाम से जानते हैं। यदि सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम आपने सुना होगा जिसे बोला जाता है ग्लाइसिन मैक्स। और सोयाबीन भारत की फसल नहीं थी, सोयाबीन मध्य प्रदेश की फसल नहीं थी। सोयाबीन मूलतः कहाँ की फसल थी? तो आप बोलोगे सोयाबीन मूलतः चीन की फसल थी। लेकिन यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1962 की अर्थात 1962 की, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे पहले बोया गया था देवास में, जो कि संपूर्ण भारत में सबसे पहले चीन के बाद भारत में लाया गया था मध्य प्रदेश के देवास में। और वहीं 1968 की बात करता हूं तो ये सबसे पहले बोया गया था पूरे मालवा वाले रीजन में, और ऐसा भारत में सबसे पहले अपने मध्य प्रदेश राज्य में ही हुआ था। चीन के बाद भारत में सोयाबीन की फसल 1962 में कहां पे लाई गई? देवास में। और 1968 में कहां पे लाई गई? तो आप बोलोगे मालवा में लाई गई। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2024 की, और 2024 में यदि मैं बात करूं सोयाबीन के प्रोडक्शन में एमपी की रैंक आती है पहले नंबर पर, अर्थात भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है हमारा मध्य प्रदेश राज्य। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है सोया प्रदेश। ऐसा नहीं है। और कहानी समझिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं दो चीजों की। आपने सुने होंगे जिसे बोला जाता है रिसर्च सेंटर, अर्थात जिसे बोला जाता है अनुसंधान केंद्र। और अनुसंधान केंद्र सोयाबीन के मुझे दो दिखाई देते हैं। एक अनुसंधान केंद्र की बात करता हूं तो एक दिखाई देता है दोस्तों राष्ट्रीय, और एक दिखाई देता है जिसे अपन बोलते हैं राजकीय। यदि राष्ट्रीय सोयाबीन रिसर्च सेंटर या राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के एक जिले में आता है। उस जिले का नाम है जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, इंदौर। वहीं राज्य की यदि मैं बात करता हूं तो महाकाल की नगरी जिसे अपन बोलते हैं उज्जैन। तो आप देख रहे हैं इतनी सारी उपलब्धियों के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश। सोयाबीन मूलतः भारत की फसल नहीं थी, मध्य प्रदेश की फसल नहीं थी, ये चीन की फसल थी। 1962 में देवास में बोई गई और 1968 में संपूर्ण मालवा वाले क्षेत्र में, और 2024 में पहला स्थान आता है। अनुसंधान केंद्र या रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, वहीं राजकीय सोयाबीन इंदौर में। और वहीं यदि मैं बात करता हूं तो संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला आता है, उस जिले का नाम है जिसे अपन बोलते हैं धार, जहां पे सोयाबीन का सबसे अधिक मात्रा में प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन किया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश को दोस्तों कहा जाता है कौन सा प्रदेश? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया प्रदेश। सोया प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर नाम आता है जिसे मध्य प्रदेश को कहा जाता है लेपर्ड, अर्थात जिसे बोला जाता है चीता प्रदेश।
अब चीता प्रदेश की बहुत बढ़िया कहानी है। आपने सुना होगा माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म दिवस आता है 17 सितंबर को। कब आता है दोस्तों? 17 सितंबर। और 17 सितंबर यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं 2022 की, और 17 सितंबर 2022 को माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला आता है, उस जिले का नाम है जिसे अपन बोलते हैं श्योपुर। और इसी श्योपुर जिले में आपने सुना होगा एक नेशनल पार्क आता है जिसे अपन बोलते हैं कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान अर्थात जिसे बोला जाता है नेशनल पार्क। और इस कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान की ही हम बात करते हैं तो इस कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में आपने सुना होगा एक अफ्रीका है, उस अफ्रीका का नाम है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में एक देश आता है, उस देश का नाम है जिसे अपन क्या बोलते हैं नामीबिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को, कितने चीतों की यदि मैं बात करता हूं, 8 चीतों को कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था? कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। और ये ऐसा हुआ था स्वतंत्रता के बाद, अर्थात 1947 के बाद ये घटना घटित हुई थी आपके मध्य प्रदेश में। और इन 8 चीतों को छोड़ा गया था माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा अपने जन्म दिवस पर 2022 में। और इन 8 चीतों की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो इस 8 चीते में से एक चीते का नाम था दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं कौन सा चीता? तो आप बोलोगे उसे बोला जाता है चिंटू चीता, जो कि कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों क्या बनाया गया है? तो आप बोलोगे उसे बोलते हैं शुभंकर बनाया गया है। इतनी सारी उपलब्धियों के कारण ही मध्य प्रदेश को एक राज्य कहा जाता है, उस राज्य का नाम है चीता प्रदेश। तो हमने पढ़ा मध्य प्रदेश को कहा जाता है बाघ राज्य, मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया प्रदेश, और मध्य प्रदेश को कहा जाता है कौन सा प्रदेश? तो आप बोलोगे चीता प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगले नंबर पर, चौथे नंबर पर हम आपको बताते हैं, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश को कहा जाता है डायमंड नगरी, अर्थात मध्य प्रदेश को कहा जाता है एक प्रदेश, उस प्रदेश का नाम है हीरा प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का एक जिला आता है, उस जिले का नाम है जिसे अपन बोलते हैं पन्ना। पन्ना जिले में हीरे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और अभी हाल ही में 2024 की रिपोर्ट जारी की गई तो संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करने वाला राज्य आपका बनता है जिसे अपन क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा हीरा निकाला जाता है और यहाँ पे हीरे की अनेक प्रकार की खदानें प्राप्त होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है हीरा प्रदेश। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि मध्य प्रदेश का एक जिला आता है, उस जिले का नाम है जिसे अपन बोलते हैं कौन सा जिला? छतरपुर जिला। और छतरपुर जिले में एक जंगल आता है, उस जंगल का नाम है जिसे अपन बोलते हैं बगसवाहा का जंगल। कौन सा जंगल आता है दोस्तों? बगसवाहा का जंगल। और इस बगसवाहा के जंगल में एक कंपनी आई है, कहाँ की? तो आप बोलोगे ये कंपनी आती है दोस्तों कहाँ की? तो ऑस्ट्रेलिया की, जिस कंपनी का नाम है रियो टिंटो कंपनी। कौन सी कंपनी है? रियो टिंटो कंपनी। और इस रियो टिंटो कंपनी के द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बगसवाहा के जंगल से हीरा निकालने का काम किया जा रहा है। क्या निकालने का काम किया जा रहा है? हीरा निकालने का काम किया जा रहा है। और इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अन्य देश की कंपनी आके मध्य प्रदेश के पन्ना के अलावा अन्य स्थानों में जंगल में हीरा निकालने का काम कर रही हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है हीरा प्रदेश। और मध्य प्रदेश में पन्ना से हीरा निकालने का काम करती है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रियो टिंटो कंपनी बगसवाहा के जंगल की छतरपुर से हीरा निकालने का काम कर रही है। तो इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है कौन सा प्रदेश? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश को कहा जाता है हीरा प्रदेश। अगला आपने सुना होगा मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धियों के कारण मध्य प्रदेश को कहा जाता है जिसे अपन बोलते हैं नदियों का मायका। क्या कहा जाता है दोस्तों? नदियों का मायका। अब मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाने के पीछे ये उपलब्धि है कि आपने देखा होगा हमारा ये जो मध्य प्रदेश हमें दिखाई देता है, इस मध्य प्रदेश में आप देखते हो अनेक प्रकार की नदियों का उद्गम होता है और अन्य राज्य की जीवनदायिनी बनती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की एक नदी है जिस नदी का नाम है आप बोलते हैं मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी, जिसे 2017 में नर्मदा नदी को काय का दर्जा दिया गया, तो नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है मैकाल पर्वत श्रृंखला। और मैकाल पर्वत श्रृंखला में एक जिला आता है, उस जिले का नाम है अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले में एक तहसील आती है, उस तहसील का नाम है पुष्पराजगढ़ तहसील। पुष्पराजगढ़ तहसील में एक गांव आता है, उस गांव का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक में एक बगिया बनी, उस बगिया का नाम है माई की बगिया। और माई की बगिया में एक कुंड बना है, उस कुंड का नाम है नर्मदा कुंड। और इस नर्मदा कुंड से आप देखते हैं एक नदी
निकलती है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी निकल के जाती है कहाँ पे, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये बहती है एमपी, और एमपी के बाद ये बहती है गुजरात। तो आप बताइए ये निकली कहाँ से, नर्मदा कुंड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और अन्य राज्य में जाके पानी उपलब्ध करा रही है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। ऐसे दूसरे नंबर पर आप देखोगे एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी आप देखोगे यहाँ पर इंदौर जिला आता है, इंदौर जिले में महू तहसील आती है जिसका नया नाम है अंबेडकर नगर तहसील, और इसमें एक पहाड़ी आती है जिस पहाड़ी का नाम है जाना पाव की पहाड़ी, और जाना पाव की पहाड़ी की लेंथ अर्थात ऊंचाई है 854 मीटर, और इस 854 मीटर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। ये रतलाम, मंदसौर, नीमच में बहती हुए कहाँ चली जाती है, राजस्थान, और राजस्थान के बाद पुनः श्योपुर, मुरैना और भिंड में बहती है, अर्थात पुनः आती है एमपी में और फिर जाती है यूपी में, और यूपी में यमुना नदी में जाके इटावा नामक स्थान पर मिल जाती है। तो इसका ओरिजिन अर्थात उद्गम कहाँ से हुआ, तो आप बताओगे इसका उद्गम हुआ मध्य प्रदेश से और अन्य राज्य की जीवनदायिनी बनी, इसलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। एक नदी के बारे में और सुना होगा आपने जिसे अपन बोलते हैं ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी के बारे में कहानी ध्यान समझना, यहाँ पर एक जिला आता है, उस जिले का नाम है बैतूल जिला। बैतूल जिले की तहसील आती है मुल्ताई तहसील, मुल्ताई तहसील से निकलती है ताप्ती नदी, और थोड़ा मध्य प्रदेश में बहने के बाद इसमें एक और तहसील आती है, उस तहसील का नाम है भैंसदेही तहसील, और भैंसदेही तहसील से ताप्ती नदी चली जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र को पानी उपलब्ध कराने के बाद बुरहानपुर को 2 बराबर भागों में काटते हुए पुनः आ जाती है एमपी में, और एमपी के बाद जाती है गुजरात में और एक सागर में जाके गिर जाती है, उस सागर का नाम है अरब सागर। अब इतनी सारी उपलब्धियों के कारण दोस्तों मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। आगे बढ़ते हैं, नदियों के मायके के बाद आपसे मैं बता दूं कौन से नंबर 5, नदियों के मायके के बाद मध्य प्रदेश ने, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश ने अनेक प्रकार की उपलब्धियों के कारण मध्य प्रदेश को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट। अब इसे प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट कहा जाता है, और साथ साथ इसे कहा जाता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का पुल, अर्थात उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का पुल, इसे उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का पुल कहा जाता है। तो आपने सुना होगा हमारा जो भारत है, ये इस भारत को अपन बोला जाता है पेनिसुला इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत में आप देखोगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश एकदम कैसे रूप में दिखाई देता है, मुकुट के रूप में दिखाई देता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट। और पहले के समय आपने देखा होगा, जो पहले के समय व्यापार के लिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने के लिए जो हमें ये रास्ता प्रदान करता था, उसे अपन मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो कुछ लोग विद्वान इसे मध्य प्रदेश का क्या बोल देते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का पुल, अर्थात हमें नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाने के लिए एक रास्ता से गुजरना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को दक्षिणा पथ के नाम से भी जाना जाता था। पथ का मतलब होता है रास्ता, मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने के लिए हमें रास्ता प्रदान करता था। तो इसे प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का पुल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे मध्य प्रदेश ने, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश को कहा जाता है एक नगरी, उस नगरी का नाम है जिसे अपन बोलते हैं कौन सी नगरी, तो आप बोलोगे उसे बोला जाता है तांबा नगरी। और आपने सुना होगा और उसे बोला जाता है एक नगरी, उस नगरी का नाम है जिसे अपन कौन सी नगरी बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैग्नीज नगरी। तांबा और मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पर आपने सुना होगा 2 खदानें, एक भारवेली की खदान है और एक मलाजखंडी की खदान है, जो कि एशिया और भारत की सबसे बड़ी खदान है। और ये दोनों खदानें कहाँ पे प्राप्त होती हैं, तो ये दोनों खदान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्राप्त होती हैं। और 2024 के उत्पादन की बात करें तो चाहे कॉपर की बात करें चाहे मैग्नीज की बात करें, दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक पूरे भारत में पहले नंबर पे आई। और सबसे ज्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन के कारण मध्य प्रदेश को अपन तांबा नगरी या मध्य प्रदेश को अपन मैग्नीज नगरी के नाम से जानते हैं। एक लास्ट नाम मिलता है जिसे अपन बोलते हैं मध्य प्रदेश को लघु भारत। कौन सा भारत कहा जाता है, लघु भारत के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश को लघु भारत इसलिए कहा जाता है कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश राज्य में सभी प्रकार की संस्कृतियों का संकेंद्रण प्राप्त होता है, अर्थात मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को कौन सा भारत कहा जाता है, लघु भारत। तो आपने देखा मध्य प्रदेश के, आज हमने उपनाम पर चर्चा की कि मध्य प्रदेश की अन्य सारी उपलब्धियों के कारण कितने सारे उपनाम